गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? कैसी चल रही पढ़ाई भाई? नमस्ते जी, नमस्ते। वो एक शेर है, कुछ भी नहीं रखा है जिंदगी में सिवाय किताबों के, तुम जब भी आओगे हमें बदला हुआ पाओगे। वो ऐसा कुछ है। ठीक है भाई, किताबें हैं तब तक बढ़िया है। किताबें हैं तब तक बढ़िया है। इस टाइम के जो है वो मजे लो। आपको लग रहा होगा कि बाद में मजे आएंगे, बाद में नहीं है, मजे हमेशा आज के अंदर ही हैं। अभी जो है चल रहा है वो बढ़िया ही चल रहा है बस। शुरू करें भाई। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। वैसे ये चैप्टर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड के अंदर आता है और अच्छे चैप्टर के अंदर आता है। लेकिन अपना एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। और इस वजह से इस चैप्टर की जो आत्मा है वो मर जाती है, क्योंकि इसके क्वेश्चन के लिए देने के लिए बड़े क्वेश्चन जब हो तभी जाके ये मेथड जो है या इसके जो मेथड है उनको पूछा जा सकता है। अगर अब सही है। इस वाले केस में, एमसीक्यू वाले केस में, ये चैप्टर जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि मेथड जो है इसके बहुत बड़े बड़े हैं। क्लियर है। लेकिन अपन जो है वो सबके एक एक एग्जाम्पल जो वो करेंगे ताकि अपने को ओवरऑल समझ आए कि इसमें किस किस तरीके से चीज़ें चल रही है। देखो, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम जो है यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, जो भी अदर डाटा होंगे वो क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल जो है वो निभाएंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो यूं देखे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने पढ़ी हुई है वही आएगी। जैसे कि करवाएंगे वो अलग से कर लेंगे ना। करवाएंगे, बिल्कुल करेंगे, चैप्टर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वो चिंता कीजिए मत। ये इंडेक्स नंबर हो रखा था, इंडेक्स नंबर और रिग्रेशन के बाद जो इसमें कुछ अलग मेथड है नहीं, तो इसको अभी साथ में कर लिया। अभी 17 तारीख जब तक मॉर्निंग का टाइम नहीं कर देते हैं तब तक अपन एक तो ये टाइम सीरीज और एक जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग ये कंप्लीट कर देते हैं। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो है वो एक एक दिन के टॉपिक है, उनको फिर अपन आसानी से कर लेंगे। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स वगैरह। क्लियर। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज जैसे हम क्या करते हैं, हम पता करना चाहते हैं एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, कि भाई हर साल जो वो हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं। और ये जैसे दे रखा है कि 2015 के अंदर जो वो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आइटम है जिसका 15 करोड़ का था, 2016 के अंदर जो है वो 16 करोड़ हो गया। फिर 17 के अंदर जो वो ये 18 करोड़ हो गया। 19, 2017, 2018 इस तरीके से जो है
20 करोड़ हो गया, ये 20 करोड़ हो गया, ये इस तरीके से। ये क्या है, एक तरीके से टाइम सीरीज है, कुछ भी नहीं है, एक तरीके से ये इंडिविजुअल सीरीज है। क्लियर है? और अपने को इसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। क्लियर है? समझ आ रही बात? स्टेट्स में एक चीज जो है वो क्या होती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे चीजें आसान होती है। क्योंकि जैसे अब इसके अंदर कुछ जैसे मेथड एक जो मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो वो रिग्रेशन के अंदर जो पड़ा है वो सेम टू सेम यहाँ पर है, तो फिर वो वहां पर पड़ा हुआ होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। वैसा वैसे जैसे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने डिस्पर्सन के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है, फिर वो वहां पर वापस जब पढ़ते हैं तो क्या होता जाता है, आसान हो जाता है। देखो यहाँ समझिएगा, ये कहता है कि जो भी चेंज आ रहे हैं, जैसे ये डाटा, ये 15 से ये 16 हुए हैं, ये डाटा जो चेंज आ रहे हैं ना, इन डाटा को चेंज आने में कुछ फैक्टर जो है वो काम करते हैं, उनको अपन अगर उनका एनालिसिस करते हैं, जिनको अपन कहें कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज या कंपोनेंट ऑफ चेंज, तो एक तो आता है लॉन्ग टर्म चेंज, कि भाई लॉन्ग टर्म वाले जो है वो फैक्टर जिनकी वजह से जो है क्या हुआ हो, चेंज आया हो। क्लियर है? जिसे जो कहा जाता है ट्रेंड वैल्यू। एक होता है सीजनल वेरिएशन, एक होगा साइक्लिक वेरिएशन, और एक जो है वो है रैंडम वेरिएशन। पहले तो अपने को इनको क्या करना है, एक एक को अच्छे से समझना है कि ये चीज़ें जो है वो क्या है, और उसके बाद में क्या करना है, ये किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, इनके बारे में बात करनी है। रैंडम वेरिएशन जो है उसको कैलकुलेशन के कोई खास तरीके हैं नहीं, ये इरेगुलर वेरिएशन जिसे कहते हैं, ये जो अपने कोई खास इसकी कैलकुलेशन के कोई तरीके है नहीं। मेनली जो मेथड देखे जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के देखे जाते हैं, सीजनल वाले भी जो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, तो उनके भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो बनने पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में भी वैसे तो होते, ये भी जो है वो इनके क्वेश्चन जब करेंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन जो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, लेकिन अपने को एक एक का एग्जाम्पल जो वो एक एक एग्जाम्पल सब मेथड का है वो करना होगा, ताकि अपने को ओवरऑल आइडिया रहे, प्रैक्टिकल चीज़ें अगर पता रहेगी तो उससे कुछ क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए तो अपन क्या कर पाए, उसको सॉल्व कर पाए। देखो अगर हम ओवरऑल की बात करें ना, जो चेंज है, इन चेंज को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक जो है वो है लॉन्ग टर्म, और एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को वापस दो हिस्सों में बांटते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। और रेगुलर को वापस जो वो दो हिस्सों में बांटते हैं, सीजनल और साइक्लिक वेरिएशन। वेरिएशन और ये जो है इरेगुलर, इसे क्या कहा जाता है, और रैंडम वेरिएशन। क्लियर है भाई यहाँ तक का? अभी एक एक के बारे में जो है वो बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें लॉन्ग टर्म की, ये जो लॉन्ग टर्म चेंज आ रहे हैं, इसे जो है वो इसका और क्या नाम है, और ट्रेंड कहा जाता है, या फिर इसे जो है वो सेकुलर ट्रेंड जो है वो कहा जाता है। देखिएगा समझिएगा, जैसे क्या होता है कि ओवर द टाइम धीरे धीरे इसमें मूवमेंट जो होगा वो एकदम से नहीं होगा,
बहुत धीरे 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 मूवमेंट होगा और एक टाइम के बाद में वो जो है वो मूवमेंट का इफेक्ट दिखेगा। जैसे इंडिया के अंदर भारत की आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य कंडीशन जो है वो थोड़ी ठीक होने लगी, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगी और धीरे धीरे जो है लोग जो है उनकी डेथ रेट जो वो कम होने लगी और बर्थ रेट जो वो बढ़ने लगी। और इसकी वजह से आज के टाइम के अंदर जो पॉपुलेशन इंडिया की बढ़िया है। या फिर अपन एक दूसरा देखें तो जैसे ब्रिटेन एक टाइम के अंदर पूरी दुनिया पे राज कर रहा था और फिर धीरे 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 वो जो है वो वापस आके अपने देश के अंदर सिमट गया और उसकी जगह दूसरी कोई ताकत जो वो धीरे 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 उसके अंदर इंक्रीज होने लगा। जैसे कि चाइना के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो उसने क्या किया, धीरे 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 उसमें उसका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। ये कैसा चला, धीरे 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 चलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म चलेगा, बहुत लंबे समय तक के लिए ये चलेगा। इसका मूवमेंट जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, बहुत लंबे समय में दिखेगा, शॉर्ट टाइम के अंदर इसका जो इफेक्ट नहीं दिखेगा। इनके एनालिसिस वगैरह जो भी होंगे वो मेनली ईयर बेस्ड पे होंगे कि हम ईयर के हिसाब से इनका एनालिसिस जो वो करेंगे। क्लियर है। जैसे कि डिमांड जो वो पर्टिकुलर, जैसे मोबाइल की डिमांड जो वो कंटिन्यूस धीरे 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 बढ़ रही है, तो ये जो है ये क्या है, एक तरीके से ट्रेंड जो वो शो कर रहा है। या फिर जैसे जींस के अंदर, कपड़ों के अंदर बात करें तो पहले जो वो धोती वगैरह वो चलते थे, फिर उसके बाद में पैंट वगैरह है, उसके बाद में जींस वगैरह है, तो ये क्या है, ट्रेंड है कि भाई ये इस तरीके से चल रहे हैं। पैंटों में भी जो, सॉरी जींस में भी जो पहले वो अमिताभ बच्चन वगैरह जो पहले पहनते थे नीचे से जो पूरे खुले खुले उस टाइप के, फिर धीरे धीरे जो बेल बॉटम जो उस तरीके से चलने लगे। तो ये जो है ओवरऑल लंबे टाइम के अंदर जो चेंज आते हैं उनका जो एनालिसिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म या ट्रेंड या सेकुलर ट्रेंड जो उसे कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो कौन सा आता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है, अब देखिएगा शॉर्ट टर्म के अंदर भी ये मत मानिएगा कि ये जो है वो सिर्फ साल के अंदर ही देखे जाते हैं कि एक साल के अंदर ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत लंबा समय होता है और ये थोड़ा छोटा समय होता है और उसके अंदर जो अपन चेंज जो है उनको स्टडी करते हैं तो वो क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म चेंज। अब इसके अंदर दो तरीके का आते हैं, एक तो रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर क्या होते हैं, जैसे जिनको क्या किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, जिसमें पहला आता है जैसे सीजनल चेंज। सीजनल चेंज में अपन जानते हैं कि भाई जैसे वेदर के हिसाब से चलते हैं, कस्टम के हिसाब से चलते हैं, ये इस तरीके के चेंज। जैसे कि शादियों की सीजन आएगी तो सेल जो है वो बढ़ जाएगी, या धनतेरस वगैरह आएंगे तो धनतेरस जब आएगी तो एकदम से क्या हो जाएगी, सेल जो वो इंक्रीज हो जाएगी, दीपावली वगैरह के टाइम में सेल जो वो इंक्रीज हो जाएगी। या फिर गर्मियों का टाइम अभी चल रहा है तो इस टाइम के अंदर जो मैंगो की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और आइसक्रीम वगैरह इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेदर के हिसाब से ये चल रहे हैं। जैसे ही बारिश का टाइम आएगा, जो छाते वगैरह है उनकी डिमांड जो वो इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही सर्दियाँ आएगी वैसे ही खाने पीने की चीज़ें जो है उनकी डिमांड जो वो बढ़ जाएगी। समझ आ रही बात। तो ये जो है ये किस तरीके से चलते हैं, सीजनल वेरिएंस। इनमें जब हम स्टडी करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये नॉर्मली इसकी स्टडी जो कैसे की जाती है, साल भर के हिसाब से की जाती है। इनकी स्टडी कैसे की जाती है, साल भर के हिसाब से स्टडी की जाती है कि भाई पीछे वाले साल के अंदर जनवरी में क्या था, इस साल के जनवरी में क्या था, आगे वाले साल के जनवरी में क्या था, इस तरीके से फिर उसका कंपैरिजन देखा जाता है फरवरी के साथ, मार्च के साथ, अप्रैल के साथ, या क्वार्टर के हिसाब से स्टडी की जाती है। तो नॉर्मली ये साल भर के हिसाब से इसकी स्टडी की जाती है। ये जो साइक्लिक वेरिएशन है ये जो है ये नॉर्मली बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे ये होता सबके अंदर ही, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे अपन क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस करेगा तो पहले वो क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, फिर वो एक पीक जो है वो हासिल करेगा, फिर वापस उससे क्या होगी, उसकी डिमांड जो वो कम होना शुरू होगी, फिर उसकी डिमांड जो क्या होने शुरू होगी, कम होने शुरू होगी, फिर वापस वो क्या करेगा, सबसे नीचे की जगह पर पहुंचेगा, फिर वापस जो वो क्या करेगा, रिकवरी प्रोसेस शुरू करेगा, मतलब कि वापस काम करना शुरू करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और ये इस तरीके से चलती रहेगी। ये नॉर्मली इसकी साइकिल जो कही जाती है कि 3 to 10 और 12 ईयर की साइकिल जो वो चलती है कि भाई पहले जो बिजनेस ग्रो करेगा, फिर वापस उसकी डिमांड कम होगी,
फिर वापस वो रिकवरी करेगा, फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर वापस जो उसकी रिकवरी होगी, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे ये बिजनेस नहीं, ये वैसे हर किसी में चलता ही रहता है। जैसे आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लो, जैसे कांग्रेस देखोगे तो कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे उसका क्या हुआ था, ग्राफ बढ़ा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसका ग्राफ जो है वो जब ऊपर टॉप पे जाएंगे तो उसके सीधी सी बात है, हर किसी में जो वो अहंकार तो आएगा ही, फिर उनमें भी अहंकार आया, तो फिर वो वापस नीचे की साइड में गए, फिर नीचे की साइड में गए। अब जब रिकवरी करेंगे अगर, तो उसके इसके अंदर ये वापस ऊपर चले जाएंगे। या फिर जैसे आज के टाइम में बीजेपी है, ये अपने टॉप पे पहुंची, अब टॉप पे पहुंचेगी तो इनके लक्षण क्या होंगे, धीरे धीरे इनके भी बदलेंगे भाई, सीधी सी बात है। अगर जो टॉप पे है वो, अगर उसे टॉप पे रहना है तो उस केस के अंदर उसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकल बिजनेस के अंदर तो जैसे कई बिजनेस ऐसे हैं जो इस प्रोसेस में नहीं भी आते हैं, इस तरीके से नहीं भी होने देते हैं, वो टॉप पे कंटिन्यू रहते भी हैं, क्योंकि वो चीज़ें समझते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में अपन ये चीज़ें आसान नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारे बेवकूफ़ है, तो इनको तो ये प्रोसेस इनके साथ जो होगा वो होगा ही होगा भाई। इनकी जब पॉलिटिकल पार्टी टॉप पे जाएगी तो ये क्या करेंगे, कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट नहीं देखेंगे, जो भी कैंडिडेट होगा जो उनको पैसा देगा उसको टिकट देना शुरू करेंगे। फिर वो जो है वो नेता उनको, उनकी क्या करेंगे, इज्जत जो है वो उड़ाएंगे, और जब इज्जत उड़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे पार्टी क्या जाएगी, वापस डाउन जाएगी, फिर डाउन जाएगी, फिर वापस जो वो उनको समझ आएगा, फिर वापस जो उनमें से कोई डंका आएगा और वापस उसको क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा, फिर वापस नीचे चलेगा। तो ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो क्या कर होता रहता है, चलता रहता है। इस तरीके के जो वेरिएशन है उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक वेरिएशन। अब देखो, ट्रेंड को या फिर लॉन्ग टर्म वालों को स्टडी करना आसान है, इसको स्टडी किया जा सकता है, इसके लिए अच्छे खासे मेथड है। सीजनल को भी किया जा सकता है, इसके भी मेथड है, लेकिन इसके मेथड जो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, लेकिन है इसके भी मेथड। साइक्लिक वेरिएशन के लिए कुछ कहते हैं कि मेथड नहीं है, और कुछ कहते हैं कि एक दो मेथड है, तो उनके नाम नाम पता होना चाहिए। और उसके अलावा बाकी जो है वो इरेगुलर या रैंडम, इनका कोई लॉजिक नहीं होता है, ये कैसे भी बूम मार सकते हैं। जैसे डिंचिक पूजा है, एक दिन के अंदर आई और एक दिन एकदम से पॉपुलर हो गई, और दूसरे दिन वापस जो क्या हो गए, फिर कुछ समय बाद वो मार्केट से चले गए। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो एक दिन के अंदर फेमस होते हैं, फिर दूसरे दिन जो वो गायब हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कभी भी, कई कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो वो शॉर्टकट रास्ता मत देखो, शॉर्टकट रास्ता मत देखो, तो उसका एक कारण ये भी होता है, जो आदमी, ये सीधा सा साइकिल है और ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो जल्दी ऊपर जाएगा वो जल्दी नीचे आएगा, जो धीरे धीरे ऊपर जाएगा वो वापस नीचे भी धीरे धीरे आएगा। हाँ, बहुत सारे आते हैं ना, ये कच्चा बादाम और ये सारे के सारे जो वो आते हैं और फिर जो वो चले जाते हैं, तो इनका कोई ऐसा कारण नहीं होता है, या इनमें ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ये जो है वो फेमस होने चाहिए थे, ये हो जाते हैं, या फिर ऐसे वेरिएशन जो वो आ जाते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, लेकिन आ जाते हैं और फिर ये चलते हैं। समझ आ रही बात? अब आपको जो वो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है कि साइक्लिक वेरिएशन जो है वो भी तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म है, और ये भी जो वो लॉन्ग टर्म है। साइक्लिक के अंदर जो वो नॉर्मली क्या है, एक तरीके का फिक्स जो है वो पैटर्न चलता है, इस तरीके से चलता है। इनके अंदर जो वो ट्रेंड के अंदर जो वो नॉर्मली या तो अपवर्ड चलता है, और बहुत लंबे समय तक अपवर्ड चलता है, अपवर्ड चलता है, अपवर्ड चलता है, और फिर जो वो डाउनवर्ड होता है। जैसे कि चाइना की पॉपुलेशन की बात करें तो कई सालों तक कंटिन्यू बढ़ती गई, बढ़ती गई। चाइना जो बहुत ज़्यादा समय तक जो गुलाम रहा और बहुत ज़्यादा परेशान भी रहा, उधर से जापान वगैरह ये भी तंग करते थे, बाकी आसपास वाले सारे के सारे ही तंग करते थे। फिर उनके क्रांति हुई और फिर आज़ाद हुए, फिर उनकी पॉपुलेशन वगैरह जो वो सारी कंटिन्यूस इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई। फिर उन्होंने जो है इसको चेंज लाने के लिए उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी लाते से ही एकदम से ऐसा नहीं है कि वापस जो वो ये इस तरीके से शुरू हो जाएगी पॉपुलेशन, नहीं, फिर जो उनकी इंक्रीज की स्पीड जो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इसका क्या होता है, चलता है। सेकुलर या ये जो ट्रेंड है ये बहुत लंबे समय में देखा जाता है। साइक्लिक वेरिएशन नॉर्मली 3 से जो 10 या 12 साल तक के बीच में देखा जाता है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें समझ आ रही है? अब इसके बाद में अपने को एक बार जो है इन दोनों के बीच में, सीजनल और साइक्लिक जो है, इनके बीच में जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं।
नॉर्मली ये जो है इसका इफेक्ट 1 ईयर से के अंदर अंदर देखा जाता है, और इसका 1 ईयर टू 3 और सॉरी 3 ईयर टू 10 और 12 ईयर्स के बीच में देखा जाता है। ठीक है भाई, देखो सब में एग्जाम्पल लिख दीजिएगा ताकि आपको इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहे। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, पीरियड भी फिक्स होता है और सीरियल भी जो वो फिक्स होता है। समझिएगा किस तरीके से, जैसे आम की जो सेल है वो कब होगी, अप्रैल मई जून और 15 जुलाई तक, उसके बाद में आम की जो सेल है वो बंद हो जाएगी। तो नॉर्मली ये 3 साढ़े 3 महीने का जो पीरियड है वो पीरियड भी फिक्स रहेगा, और सीरियल के हिसाब से मतलब कि हर साल वापस वो टाइम आएगा, तो उस टाइम के अंदर वापस क्या होगा, ये इसी तरीके से ये डिमांड जो वो इंक्रीज होगी, फिर वापस जुलाई में जैसे बारिश होगी वैसे ये उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, सीरियल तो यहाँ भी फिक्स होगा। सीरियल फिक्स कैसे कि पहले अगर बिजनेस जो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, और फिर वापस नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, और डिप्रेशन के अंदर जाएगा, वापस जो उसको क्या होगी, रिकवरी होगी, और फिर वापस जो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, जैसे प्रॉस्पेरिटी कहेंगे, और फिर वापस जो वो डिक्लाइन होगा। ये सीरियल तो इसी तरीके से काम करेगा, सीरियल तो जो है इसका यही काम करेगा, ये इसी तरीके से काम करेगा, लेकिन इसके अंदर पीरियड फिक्स नहीं है। कई जो है वो कई ज़्यादा समय तक जो वो बूम पे रह जाते हैं, कई जो वो बूम पे जाके पहले दिन ही पचा नहीं पाते हैं और ऐसी हरकत कर देते हैं कि वो वापस नीचे आ जाते हैं। समझ आ रही बात भाई, जैसे कई आप एक्टर देखते होंगे जो टॉप पे आए एकदम और फिर वापस चले गए एकदम से, तो ये इस तरीके से इसके अंदर जो फिक्स नहीं है कि भाई कितने समय तक रहेंगे ऊपर या फिर कितने समय तक डाउनवर्ड में रहेंगे, इसका कोई फिक्स नहीं है। क्लियर है, जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह है तो इन्होंने क्या किया, ये जब ऊपर गए तो ऊपर के बाद में उन्होंने अपनी जो है वो चीज़ें मेंटेन की, या महेंद्र सिंह धोनी वगैरह है तो उन्होंने क्या किया, ये चीज़ें मेंटेन की, तो उन्होंने प्रॉस्पेरिटी वाला पीरियड जो वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसके जो है रीजन की बात करें तो इसके रीजन जो क्या होता है नॉर्मली, वेदर की स्पेलिंग क्या होती है भाई, क्लाइमेट लिख देते हैं, क्लाइमेट हो गया, फैशन हो गया, कस्टम हो गया, जैसे कि WEATHER, वेदर हो गया, ये सारे के सारे। जैसे कस्टम के हिसाब से देखें तो जैसे जब सावे आते हैं या फिर जैसे वो शगुन वाले जिस टाइम के अंदर शादियां हो सकती है वो वाला पीरियड जब आएगा तो एकदम से सेल जो वो इंक्रीज हो जाएगी, या दीपावली वगैरह जब आएगी तो उसके इसके अंदर जो क्या हो जाएगी, सेल इंक्रीज हो जाएगी। साइक्लिक के अंदर नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, प्रोडक्शन और सेल में इंक्रीज वगैरह हो सकता है। जैसे अगर आप इंटरेस्ट रेट जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटर करते हो तो इस बार देखा होगा कि आपने पिछले 2 साल से कंटिन्यूस क्या की गई थी, इंटरेस्ट रेट जो वो बढ़ा दी गई थी। जैसे होम लोन जिन्होंने 7% पे लिया, जैसे तो उनका पहले तो 7 से 8 किया, फिर 8 से 9 किया, अभी 9.5 के आसपास जो वो चल रहा है। तो ये क्या होगा, ये किस तरीके से चलते हैं, जैसे लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो लोग क्या करेंगे मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करेंगे, और ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, अपने आप से महंगाई जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है।
अब ये जो महंगाई बढ़ेगी तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को क्या करना होगा? सरकार को ये करना होगा कि भाई लोगों के पास पैसा कम रहे। लोगों के पास पैसा कम रहे तो उसके लिए क्या करेंगे? वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देंगे। बहुत सारे टूल होते हैं, एक अपन एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट ही समझ रहे हैं, बाकी जैसे उनके पास आरबीआई ने क्या कर दिया, कैश रेशियो बढ़ा दिया कि भाई आप जो इतना पैसा बैंक अपने पास ही रखेगी, ये लोगों को लोन के रूप में नहीं देगी, वो बढ़ा दिया। तो लोन के लिए पैसा बैंकों के पास अवेलेबल कम होगा, वो कम अवेलेबल होगा तो बैंक जो है वो लोगों को लोन कम देगी। बैंक लोगों को लोन कम देगी तो लोगों के पास पैसा क्या होगा? कम होगा। और लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगे? डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो वापस क्या होगा? इन्फ्लेशन का उल्टा शुरू हो जाएगा, डिफ्लेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे वापस जो क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी। तो फिर धीरे धीरे महंगाई भी क्या होगी? कम होगी। इस तरीके से प्रोडक्शन के अंदर चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हो गया, वगैरह वगैरह। हाँ, कोटा फिक्स करेगी, सिक्योरिटी सेल वगैरह, ये बहुत सारी चीजें जो है वो सरकार इस तरीके के लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी, मतलब कि उनका सीक्वेंस किस तरीके का है। तो ये क्या है? डिफरेंट इन डिफरेंट बिजनेस। भाई मलेरिया वगैरह जैसे बारिश का टाइम होगा तो उस केस के अंदर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मलेरिया वगैरह, जैसे बारिश वगैरह होगी तो उस केस के अंदर क्या होगा? ये मलेरिया वगैरह आएंगे। मलेरिया वगैरह आएंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा? बाकी बिजनेस के जो है उनकी सेल चाहे कम पड़ जाए, जैसे आइसक्रीम वगैरह, ये जो है सेल इनकी कम हो जाएगी। लोग ये जो चीज़ें खाना कम कर देंगे, बाहर की चीज़ें खाना कम कर देंगे। होटल वगैरह पे अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी है जिनको क्या होगा? उसका बड़ा मजा आएगा। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के लिए वो क्या होगी? अच्छी सीजन होगी, उसके अंदर अच्छा खासा पैसा मिलेगा। समझ आ रही बात? तो समझ पा रहे हो बात? तो हर बिजनेस के लिए उसकी क्रोनोलॉजी जो है वो अलग रहेगी। किसी बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर सीजन जो अच्छी रहेगी। होटल वालों के लिए जो है वो क्या होगी? सर्दियाँ अच्छी रहेगी, सर्दियों में लोग अच्छे से दबा दबा के खाना खाते हैं तो वो टाइम उनके लिए अच्छा होगा। बारिश वगैरह वाला टाइम जो है वो डॉक्टर वगैरह इनके लिए अच्छा होगा। तो ये अलग अलग रहेगा। लेकिन ये जो है ये क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम इन एवरी बिजनेस। लगभग ये हर बिजनेस के अंदर जो ये क्या होगा? एक ही तरीके से चलेगा। मतलब कि पहले प्रॉस्पेरिटी आएगी, फिर रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर वापस रिकवरी होगी, फिर वापस प्रॉस्पेरिटी आएगी, फिर वापस जो रिसेशन जाएगा, डिप्रेशन, और ये वो जो कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है? समझ आ रही है बात? और बाकी इनके मेथड जो वो दोनों के अलग अलग है। मेथड ऑफ मेजरमेंट जो वो दोनों के अलग अलग है। इसके तो अपन पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो कुछ ऑथर तो कहते हैं कि इसका कोई है नहीं, और कुछ कहते हैं कि इसको रेजिडुअल तरीके से निकाला जा सकता है। मतलब कि आप सारे जो है वो कारण पता कर लीजिए और वो हटा दीजिए ओरिजिनल डाटा में से, तो आपको क्या होगा? अल्टीमेटली जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? ये साइक्लिक वेरिएशन जो है वही रहेगा। क्लियर है? अब इसके मेन पार्ट पे पहुंचते हैं, मेथड पे। सिंपल सा ही मेथड है वैसे, है ठीक है, थोड़े लंबे चौड़े हो जाते हैं मेथड, बाकी है सारे के सारे बहुत ही आसान से। और लगभग सारों के नाम जो वो सुन रखे हैं टाइम सीरीज के। सेकुलर और लॉन्ग टर्म और ट्रेंड वैल्यू। इसके लिए सबसे पहला तो है प्री एंड मेथड। ये आपने कोरिलेशन वगैरह में भी जो है पढ़ा था, वो सेम का सेम वैसा का वैसा ही जो है वो यहाँ पर भी है। दोनों में कोई खास चेंज नहीं है, उसी तरीके से। उसके बाद में सेमी एवरेज मेथड।
उसके बाद में है मूविंग एवरेज मेथड, और उसके बाद में चौथा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें तीन मेथड है। एक तो जो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या बेस्ट लाइन फिट जो है, एक है सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला, और एक है पोंसल फोरकास्ट मेथड। देखो एक एक के नाम से इनका पता चल जाएगा, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, सारे सिंपल सही है। फ्री हैंड मेथड क्या कहता है कि आप डाटा लो और उन डाटा को क्या करो, टाइम से डाटा को टाइम के हिसाब से क्या करो, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो, और उसके बाद में क्या कर दो, जो है जो डॉट है उनको क्या करो, मिला दो। उन डॉट को क्या कर दो, मिला दो। जैसे ये जो भी डॉट बन रहे हैं उन डॉट को क्या कर दो, मिला दो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फ्री हैंड मेथड। उसके बाद में आता है आपका सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज क्या कहता है कि भाई इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो स्टेटिस्टिशियन है या इन्वेस्टिगेटर है ना, उसके पास बायसनेस रहती है। अब फ्री हैंड है तो अगर उसको वैल्यू ज़्यादा करनी है तो उसके इसके अंदर वो पॉइंट थोड़ा ये ऊपर की साइड में भी ले जा सकते हैं। अगर उसको कम बताना है तो वो इस तरीके से भी ले जा सकता है। ये उतने उसके पास क्या कर रहती है, लिबर्टी रहती है। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो फिर दिक्कत वाली बात होगी, तो उसकी बजाय लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करके अपन क्या करते हैं, ये वाला तरीका ज़्यादा सही नहीं है, इसकी बजाय हम क्या करें, ये वाला मेथड जो फॉलो कर सकते हैं, सेमी एवरेज मेथड। हमने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि जैसे ये डाटा दे रखे हैं आपके, सिंपल सी मेथड है ना, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। इन्होंने कहा कि एक काम करूं, कितनी है एक्सपोर्ट, हमने कहा कि यहाँ 15 था, यहाँ 16 है, मान लीजिए यहाँ 20 है, और फिर यहाँ जो है वो 25 है, यहाँ 26 है, फिर यहाँ 24 है मान लीजिए। इन्होंने कहा एक काम करो, ये जो सीरीज है इसको दो भागों में बांटो। हमने कहा कि 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6 टोटल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल। तो दो भागों में बांटना मतलब कि इसको ये यहाँ पर दो भागों में बांट दी। ये जो है आपका पार्ट ए हो गया या सीरीज का, और ये जो है वो पार्ट बी हो गया सीरीज का। इन्होंने कहा कि पार्ट ए का जो वो क्या कर लीजिए, एवरेज ले लीजिए। हमने कहा कि ये 15 प्लस 16 प्लस 20 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 17। उसके बाद में इसका भी कर दो, 25 प्लस 26 प्लस 24 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 25। उन्होंने कहा अब लो आपका ग्राफ पेपर, ठीक है, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 2001, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है 2002 है, तो 2002 के देखो फ्री हैंड वाले केस के अंदर तो क्या होता, फ्री हैंड वाले केस के अंदर ग्राफ बनाते हैं तो 2001 में 15, 2001 में 15, ये यहाँ पर एक पॉइंट रखते हैं। 2002 में 16, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ रखते हैं। उसके बाद 2003 में 20, ये 2003 में 20, 2004 में 25, 2004 में 25, और 2005 में 26, ये 2005 में 26, और 2006 में ये 24। ये इस तरीके से करके फ्री हैंड के अंदर तो क्या करते हैं, ये इस तरीके की लाइन बनती, ये तो बन जाती फ्री हैंड की। क्लियर है।
जबकि सेमी जो है इसके अंदर क्या करेंगे, ये हो गया 17, 17 जो किसके बीच में लिखेंगे, ये किसके 2001, 2002 और 2003, मतलब कि मिड जो है वो कितना है 2002, तो 2002 में 17 के पास जो वो पॉइंट करेंगे, 2002 में 17, ये 2002 में 17, ये यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। उसके बाद 2005 में 25, 2005 में 25, ये अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए यहाँ पॉइंट हुआ। और फिर इन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ये ये एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ये जो है वो सेकंड मेथड हो जाएगा आपका सेमी एवरेज मेथड। समझ आया क्या ये दोनों? क्लियर है? उसके बाद में आता है आपका थर्ड जो है वो मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता था, सर ये तो जैसे 6 साल थे, दो में हिस्सों में बांट दिए, अगर 7 साल होते तो, अगर जैसे ये दे रखा होता है इस तरीके से 2001, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो दो टुकड़ों में तो बट ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि दो टुकड़ों में बटने से कौन रोक रहा है, हमने कहा कि 7 साल हो गए इस वजह से। उन्होंने कहा कि एक बीच वाला जो है ना इसको काट दो, मानो ही मत, उसको कंसिडर ही मत करो, फिर कर लो। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर ये तो अच्छी बात हो गई। समझ आ रही बात कि अगर ऑड है तो उस केस के अंदर बीच वाला जो एक है उसको अपन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। उसके बाद में आता है आपका मूविंग एवरेज मेथड। इसमें भी जो है अलग अलग तरीके से एवरेज लिए जा सकते हैं। 3 ईयर का मूविंग एवरेज लिया जा सकता है, 4 ईयर का लिया जा सकता है, 5 ईयर का लिया जा सकता है, जैसा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है आंसर जो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाते हैं। जैसे अपन करते हैं, ये डाटा दे रखे हैं 2001, इसके सारे ही मेथड जो लेंथी ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेंथी ज़्यादा है, इस वजह से एमसीक्यू वालों में ये चैप्टर जो है वो थोड़ा बेचारा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, कंटिन्यू सीरीज से डाल दिए, दूसरे कर देते ना, 15, 17, 21, 27, 31, 37, 47, 52, 56 और 60। जैसे अपन 3 ईयर का मूविंग एवरेज ले रहे हैं, तो 3 ईयर का मूविंग एवरेज लेंगे तो क्या करेंगे, पहले इन 3 साल का मूविंग एवरेज लेके इनके बीच वाला जो भी है उसके बीच में रख देंगे, तो 15 प्लस 17 प्लस 21, ये टोटल 53, एक बार टोटल लिखते हैं ना 53। फिर जो है इससे आगे वाले 3 साल, ये 17 प्लस 21 प्लस 27, ये हो गए आपके 65। फिर उससे आगे वाले 3 साल, 21 प्लस 27 प्लस 31, 79। फिर ये हो जाएंगे 27, 31 और 37, 27 प्लस 31 प्लस 37, 95। फिर हो जाएगा 31 प्लस 37 प्लस 47, ये हो गए 115। फिर 31, सॉरी 37 प्लस 47 प्लस 52, 136, 47 प्लस 52 प्लस 37, सॉरी 47 प्लस 52 प्लस 56, ये हो गए 155।
52 प्लस 56 प्लस 60 168। ये तो आ गया इनका टोटल, और इनका क्या कर दो, एवरेज कर दो। तो ये क्या कहलाएगा, मूविंग एवरेज। ये 3-3 सालों का है, तो इसमें क्या कर दो, भाग दे दो 3 का। तो 53 डिवाइड बाय 3 17.66। 65 डिवाइडेड बाय 3 22। 79 डिवाइड बाय 3 तो 26। 79 डिवाइड बाय, सॉरी फिर हो गया 95 डिवाइड बाय 3। कर लोगे ना, ये आगे समझ आ गया 31.66। और ये इस तरीके से। ये तो हो गया 3 ईयर का। 4 ईयर का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हम्म, 4 ईयर के लिए बुक से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। बस इतना ही करना है, ये हो गया। ये जो है ये इनके मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज हो गया बस। ये जो मूविंग एवरेज है यही ट्रेंड वैल्यू है। ये जो आपने एवरेज निकाले ना, ये ट्रेंड वैल्यू है। क्लियर है। 4 वाले में देखो, वैसे 4 वाला जो है थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे एक ये और इलिस्ट्रेशन है वो दे रखा है, उसको कर लेते हैं। उन्होंने पॉइंटों में दिया, ये वाला तो नहीं करते। हम्म ये जैसे एक दे रखा है 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 98, 106, 104, 100, 105, 102, 103, 102 और 110। देखो भाई, जितने भी इवन वाले होंगे ना, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये जितने भी एवरेजेज है ना, उनमें एक समस्या क्या आएगी। जैसे अब 4 साल का, बस इतना ही करना है। ये मूविंग एवरेज हो गया। हाँ, इसको ग्राफ के अंदर जो, सॉरी, मूविंग एवरेज जो है इसको ट्रेंड को वापस अगर ग्राफ में प्लॉट करना हो तो ग्राफ के अंदर प्लॉट आप कर सकते हो ना। जैसे ये 2002 के आगे 2 लाइनें बन जाएगी। एक तो जैसे एक तो आपकी जो ओरिजिनल डाटा के हिसाब से वो, और एक आपके ये जो है मूविंग एवरेज है, इनके हिसाब से एक लाइन और बन जाएगी। ये जैसे लाइन बन गई। क्लियर है। 2002 का 17, 2002 में 17.66, 2003 में 22, 2004 के अंदर 26। ये इस तरीके से ग्राफ ग्राफ के अंदर जो वो प्लॉट कर सकते हो। 4 ईयर वाले में एक छोटी सी समस्या ये आ जाती है। अब जैसे देखो, 4 ईयर का लेंगे मूविंग एवरेज, तो ये क्या हो गया, ये 4 साल हो गए। 98 प्लस 106 प्लस 104 प्लस 100, ये जैसे इनका टोटल आया 408। 408। अब समझिएगा, 408 2011 के कि मेरे आगे लिखो, 2012 के कि मेरे आगे लिखो। समझ आ रही बात, दोनों के जो वो मिड में ही आता है, दोनों के मिड में आ रहा है।
तो ये इसको कहाँ लिखेंगे, इसके यहाँ पर इनके बीच में लिखेंगे 408 में। ठीक है, लेकिन फिर ग्राफ के अंदर एक दिक्कत आ जाएगी। ग्राफ के अंदर दिक्कत कैसे आएगी कि अब किसके हिसाब से लिखें। तो उन्होंने कहा कि इसका भी सॉल्यूशन करते हैं कि आगे वाले 4 सालों का मूविंग एवरेज लो। हमने कहा ये लो 106 प्लस 104 प्लस 100 प्लस 105, ये हो गया आपका 415, जो कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा। क्लियर है। फिर इन्होंने कहा कि एक काम करो, इन दोनों का जो क्या कर दो, टोटल कर दो। कितना हो गया, 408 और 415। 408 और 415 कितना हो गया, 823, जो कि इनके दोनों के बीच में लिखा जाएगा, जो कि अल्टीमेटली किसके साथ में है, 2012 के प्रोस्पेक्टिव के अंदर जो वो दे रखा है। क्लियर है। और फिर इसमें क्या कर देंगे, अल्टीमेटली यहाँ पर कितने हो गए, ये 4 सालों का और ये 4 सालों का, 8 सालों का। तो इसमें वापस एवरेज करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 8 कर देंगे। एक बार वापस देख लीजिएगा ना, 823 डिवाइडेड बाय 8, 102.875। देखो पहले 4 सालों का एवरेज लिया, जो कि आपने लिखा सेकंड और थर्ड के बीच में। फिर नेक्स्ट वाले 4 सालों का लिखा सेकंड और थर्ड के बीच में, मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये आपने लिखा 2.5 पे और ये लिखा आपने 3.5 पे। ठीक है, तीसरे और चौथे साल के बीच में। क्लियर है। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, दूसरे और तीसरे साल का टोटल कर दो। तो हमने कहा कि ये हो गया, तो मतलब कि आगे वाला जो 4 ईयर का पहली बार कैलकुलेट किया है, तो 4 साल के टोटल इसमें, 4 साल की टोटल इसमें, ये कितने, 8 साल की टोटल हो गए। उन्होंने कहा ये 2.5 और 3.5 के बीच में लिखो। हमने कहा 2.5 और 3.5 के बीच में मतलब 3 के आगे लिखना है। हमने कहा कि ठीक, 3 के आगे जो ये 823 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या कर दो, इसका एवरेज कर दो। 823 में 8 साल का एवरेज है, 8 साल का टोटल है, तो डिवाइड बाय 8 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 साल का एवरेज आ जाएगा। क्लियर है। एमसीक्यू में इतने बड़े क्वेश्चन बन नहीं सकते, लेकिन ये है कि अपने को कॉन्सेप्ट जो वो पता होना चाहिए। क्लियर है भाई। क्लियर है। और उसके बाद में आता है आपका बिल्कुल फर्स्ट भी जाएगी और लास्ट वाली भी जाएगी। इसमें फर्स्ट वाली भी चली जाएगी, उसमें भी कुछ नहीं आएगा, और लास्ट वाली में भी कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर 52, 56 और 60 के बीच में जो है वो उसका लास्ट जो वो यहाँ आएगा। तो अल्टीमेटली ये एक जगह खाली रहेगी 3 के अंदर, और एक वहाँ भी खाली रहेगी ऊपर की साइड में। अब जो है वो है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, जो कि रिग्रेशन में पढ़ते हैं। वही y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और वहाँ पर ए एंड बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ए जो है इसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेक्ट कहते हैं, और बी जो है उसे क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्लियर है। जो अपन ने ऐड ऐड तो सब हो गए, समझिएगा। ऐड तो जो है 3 वाले में सब होंगे, जैसे 3 हो चाहे 4 हो। अब जैसे 52, 56 और 60 तीनों का टोटल है, और वो लिखेंगे किसके, 56 के आगे। यहाँ इस 2010 के आगे लिखने के लिए कुछ भी नहीं होगा, वैसा का वैसा शुरुआत के अंदर भी 15, 17 और 21 इन तीनों का जो है टोटल करके वो लिखेंगे किस में, 2002 के आगे। ये 2001 वाली जगह जो वो खाली रहेगी। क्लियर है भाई। ये वाली जो चीजें हैं वो पता है ना, रिग्रेशन में जो पढ़ा था वो सेम टू सेम जो है वो ये यहाँ आएगा। अब जो है हमने कहा कि ए और बी कैसे पता करें, तो उन्होंने कहा ए और बी जो आप कैसे पता करोगे, तो इसके लिए आपके पास इक्वेशन होती है। हमने कहा हम तो है जो बोल रहे हैं भाई, किसी को याद है क्या ये इक्वेशन कौन कौन सी थी, 2 इक्वेशन।
सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या था, एक तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू था, एक सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू था। क्या थी भाई, दो इक्वेशन बताओ रे। एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, दूसरी वाली क्या थी भाई? दूसरी वाली ये तो पहली हो गई, दूसरी वाली क्या थी? ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, बिल्कुल भाई, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। उन्होंने कहा ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए और बी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ए और बी कैलकुलेट होगा तो उसके बाद में क्या कीजिएगा, आप ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा। जैसे कि ये आ गया है आपका 10, और ये जैसे 2010, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ये इस तरीके से दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक्स तो ये है, एक्स वाली सीरीज तो ये है, समझ आ रही बात? एक्स वाली सीरीज तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखें समझिएगा, 2001 तो रखने से मतलब नहीं, क्योंकि 2001 तो साल का नाम है, तो इसके लिए क्या की जाती है, इनकी वैल्यू दी जाती है। अब यहाँ पर समझिएगा दो तरीके से वैल्यू दी जा सकती। एक तो जो पहला साल हो उसे क्या किया जाए, एक दिया जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर जो है ये जो सिग्मा एक्स है वो क्या है, एक तरीके से ये जो सिग्मा एक्स है यहाँ जो ये एक्स है वो क्या है, एक्स एक तरीके से क्या है, डी एक्स है ना, एक्स माइनस एक्स बार वाले टाइप में काम करता है इस तरीके से। एक तो तरीका है ये वाला, क्लियर है। एक तो एक्स जो है वो क्या कर दो आप इस तरीके से वैल्यू दे दो, क्लियर है। एक तो एक्स की वैल्यू आप इस तरीके से दे दो, इस तरीके से दोगे तब तो क्या होगा, सिग्मा एक्स की भी कुछ वैल्यू होगी। जैसे इस वाले केस में सिग्मा एक्स की क्या होगी, 7 × 6 सॉरी 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना होगा, 28 होगा, क्लियर है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि एक्स की वैल्यू जो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ तो साल की वैल्यू दे ही रहे हैं, तो इसको थोड़ा और शॉर्ट करना है, तो अपन एक काम करते हैं, एक तरीका और निकालते हैं। हमने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करूं, जो मिड वाला ईयर है ना उसको क्या कर दो, जीरो दे दो, उसको क्या कर दो, जीरो दे दो। हमने कहा ठीक। फिर उससे क्या होगा, उन्होंने कहा कि इससे पहले वाले जो उनको क्या कर दो, -1, -2, -3, इस तरीके से, और प्लस इधर वाले 1, 2 और 3, इस तरीके से करोगे तो सिग्मा एक्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने कहा इससे, तो उन्होंने कहा इससे क्या हो जाएगा, आपकी ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी और आसान हो जाएगी। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखो, आपको ए और बी कैलकुलेट करना है, तो आप सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या करते हो, NA + B सिग्मा एक्स। क्योंकि सिग्मा एक्स जीरो है इस वजह से ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू NA हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है तो सिग्मा वाई अपॉन एन सीधा कैलकुलेट कर पाओगे। हमने कहा ठीक। उसके अलावा उन्होंने कहा सेकंड वाली इक्वेशन जो है वो भी आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। हमने कहा वो कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि इक्वेशन क्या है, सिग्मा
एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जीरो होगा क्या? नहीं। सिग्मा एक्स स्क्वायर जीरो होगा क्या? नहीं होगा। तीन तरिया 9 4 1 0 1 4 9 10 4 14 14 तो ना 28। ठीक है, तो ये तो उसकी तो वैल्यू होगी। अब ये जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो है ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। बी जो है वो सीधा कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये वाला जो दूसरा वाला तरीका इसे कहते हैं शॉर्ट मेथड, और पहला वाला जो तरीका उसे क्या कहते हैं? लॉन्ग मेथड। इसको देख लीजिए एक बार, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। देख लीजिए आराम से, देखिए ना, कुछ भी नहीं। देखो रिग्रेशन के अंदर पढ़ते थे ना, सेम वो का वो है। इसने क्या कहा कि मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, लिस्ट स्क्वायर के अंदर क्या करना है? y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? y की एक्चुअल वैल्यू तो कुछ अलग होगी, समझिएगा। जैसे एक्चुअल एक्सपोर्ट तो दे रखा है, ये क्या है? एक्चुअल एक्सपोर्ट तो जैसे यहाँ पर 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, यहाँ 27 है, यहाँ 40 है, इस तरीके से। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवेल करना है तो उस केस के अंदर आप एक्स जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करो, ट्रेंड वैल्यू जो वो कैलकुलेट करो, जो कि वाई सी जिसे कैलकुलेटेड वैल्यू। हमने कहा वो कैसे कैलकुलेट करें? तो उन्होंने कहा कि ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन से जो है वो कैलकुलेट करो। ये इस तरीके से y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के हिसाब से कैलकुलेट करो। ए और बी जो वो कांस्टेंट है। ए जो वो इंटरसेप्ट कहते हैं, या फिर यूँ लाइन के हिसाब से कहें तो स्ट्रेट लाइन जहाँ y वाली इस लाइन को जहाँ टच करता है वो वाला, और तो बी जो है वो क्या है? इसका स्लोप हो जाएगा। हमने कहा कि ए और बी कैसे पता करें? तो उसके लिए दो इक्वेशन चलती है। दो होते हैं तो दो इक्वेशन होती है, और मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ा था कि अगर तीन होंगे तो उस केस के अंदर तीन इक्वेशन बनेगी। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से जो वो दो इक्वेशन बनेगी। अब एक्स जो है वो कैसे रखेंगे? एक्स तो हमारे यहाँ पर क्या है? ये साल है 2001 2002 2003 2004 2005 है साल। तो एक्स की वैल्यू क्या करनी होगी? इनको देनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से देंगे। तो सिग्मा एक्स की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? 28 लिखेंगे, और इस तरीके से करेंगे। किसी ने कहा कि ये जो है इसमें आपकी कैलकुलेशन यूं ही ज़्यादा हो रही है, अगर आपको इच्छा है और आप अपने हिसाब से ही दे सकते हैं तो एक काम करो, मिड ईयर को क्या कर दो? जीरो दे दो। हमने कहा ठीक है, ये इसको क्या कर देते हैं? जीरो दे देते हैं। इसको जैसे ही जीरो दिया, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? ये जो है इससे ऊपर वाले -1 -2 -3 इस तरीके से दे दो, और नीचे वाले जो 1 2 3 इस तरीके से दे दो। तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिग्मा एक्स जैसे ही जीरो होगा तो उस केस के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर ये वाला पोर्शन हट जाएगा, और इस वाली इक्वेशन में ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए। तो ये कैलकुलेट करना है, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन सीधा हो जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बी कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सीधा हो जाएगा। अगर यहीं पर जैसे 2008 और होता तो उस केस के अंदर कैसे कैलकुलेट करते भाई? अगर साल जो है वो 2008 तक होता तो क्या लिखते? किस तरीके से जीरो करते इनको? सिग्मा एक्स को जीरो करने के लिए क्या करते? क्या यहाँ पे बीच वाला जो वो इग्नोर किया जा सकता है क्या? एवरेज निकालेंगे, है ना? ठीक है, तो या सिंपल सा सीधा समझे तो अपन क्या कर सकते हैं भाई?
कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले ये तो छोड़ दो, और इन दोनों का जो है वो एवरेज, या फिर सीधा कई बार जो कुछ जो है वो सीधा क्या करते हैं, -0.5 और प्लस के 0.5 और फिर 1.5 और 2.5 और 3.5, -1.5, -2.5 और -3.5, इस तरीके से भी किया जा सकता है। समझ आ रही बात? तो भी ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में एक और मेथड आता है, जैसे अपन कहते हैं सेकंड डिग्री या फिर फिटिंग ऑफ पैराबोला। इसे जो है वो सेकंड डिग्री भी कहा जाता है, सेकंड डिग्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो ये कैसा है, ये जो अपन मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ते हैं ना, सेम वैसा वैसा ये कहता है कि भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कुछ एक ही फैक्टर हो, उसकी वजह से ये सेम मल्टीपल रिग्रेशन वाली बातें करेगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो y इज इक्वल टू सीधा करते हो ना a प्लस बी एक्स, ये इतना ही नहीं हो सकता है कि कुछ और भी फैक्टर हो। हमने कहा तो क्या करें, तो उन्होंने कहा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस, अगर जैसे c है तो सी एक्स स्क्वायर प्लस d है तो डी एक्स क्यूब प्लस e है तो ई एक्स की पावर 4, और इस तरीके से जो y की क्या करूँ वैल्यू कैलकुलेट करूँ। हमने कहा अच्छा ये इतनी कैलकुलेट करें, उन्होंने कहा कि इतनी तो नहीं हो सकती, इतने तो नहीं किए जा सकते, लेकिन ये सेकंड तक तो किया ही जा सकता है, ये जो सेकंड है यहाँ तक का तो किया ही जा सकता है। तो ये फिटिंग ऑफ पैराबोला में क्या हो जाएगी, ये जो इक्वेशन है इसको क्या कर देंगे, थोड़ा और एक्सटेंड किया जाता है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से किया जाता है। फिर इसके लिए अब इसको सॉल्व करने के लिए, तो अब तो अभी तक तो ए और बी दो सॉल्व करने थे, अब ए बी और सी तीन सॉल्व करने, तो तीन सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिएगी, तीन इक्वेशन जो है वो चाहिएगी। दो इक्वेशन तो आपकी जो है वो सेम टू सेम ही है, उसके अंदर तो कोई चेंज है नहीं। एक तो पहले तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन, उसमें तो जो है पहली जैसे चल रही थी वैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस क्या था, बी सिग्मा एक्स था या एक्स स्क्वायर था, सिग्मा एक्स था प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये रख दीजिए। दूसरी जो है वो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, उसकी जो है वो इक्वेशन है ए सिग्मा एक्स प्लस, आगे क्या था, एक सेकंड भाई देखना पड़ेगा ना, मैंने खुद को याद नहीं अभी तो आगे वाले। ई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स क्यूब, और तीसरी इक्वेशन जो है मल्टीपल रिग्रेशन के साथ अगर पढ़ोगे तो सेम यही इक्वेशन वहां भी लिखी हुई है आपके, ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस ये तीन इक्वेशन हो जाएगी। कौन से वाले में भाई, बी एक्स ए बी एक्स पर, ठीक है ना? ठीक है, या कहीं गलती सही है? और फिर हमने कहा कि यार ये तो तीन कैसे सॉल्व हो गए, उन्होंने कहा कि एक काम कर सकते हो बस, अब और तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम्हें शॉर्ट मेथड करना है तो फिर वही करो, सिग्मा एक्स बराबर 0 ले आओ। हमने कहा वो कैसे, तो उन्होंने कहा वही सेम प्रोसेस, बीच वाले से शुरू कीजिए और जो ऊपर वाले माइनस में और नीचे वाले प्लस में। हमने कहा उससे क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा उससे आपका ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। देखो एक्स जो है, सिग्मा एक्स अगर 0 है तो सिग्मा एक्स क्यूब भी 0 हो जाएगा, और आपका ये भी हट जाएगा। तो ये इक्वेशन जो वो इतनी आसान हो जाएगी, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो है ये आपको थोड़े बहुत इनको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि
ये सेम टू सेम 3 इक्वेशन जो है वो दोनों जगह आएगी, यहाँ भी आएगी और वहाँ भी आपके काम आएगी। क्लियर है भाई? इतना आपको याद, इन दोनों को, दो इक्वेशन को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद में एक और मेथड है जो खास है नहीं, जितना चलता तो है नहीं, लेकिन ठीक है दे रखा, और इसके फॉर्मूले जो वो याद होने चाहिए, नाम जो है इनके याद होने चाहिए। एक्सपोनेंशियल फोरकास्ट मेथड, ये जो है ये क्या करता है, सेम यही वो लिस्ट स्क्वायर का जैसा ही चलता है, लेकिन इसमें क्या करता है, ये लॉगरिथम को यूज करके क्या करता है, सॉल्व करता है। इसके बस इक्वेशन जो वो ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी ए प्लस नहीं, ए बी एक्स। लॉग अगर यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बराबर मल्टीप्लाई जो प्लस हो जाते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी एक्स, और पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए प्लस एक्स लॉग बी। सिग्मा एक्स थ्री को, एक्स जो है एक्स जैसे आया -3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9, 9 × 3 = 27, ये 27 -27। क्लियर है भाई? और इसको सॉल्व करने के लिए वही उसके जैसे ही सेम दो इक्वेशन है, एक तो है सिग्मा log y इज इक्वल टू, और एक है सिग्मा log एक है x सिग्मा log y। दोनों इक्वेशन जो है 1 मिनट में लिख देता हूँ भाई। n ये इसके दो इक्वेशन है, इनको भाई आपको याद करना ही पड़ेगा। और वो अगर जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो अगर रखोगे तो उस केस के अंदर ये वाला पोर्शन जो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर जीरो ले आए तो ये वाला पोर्शन भी जो वो कट जाएगा। क्लियर है? अगर जीरो टोटल ले आते हो तो ये जो है ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्लियर है भाई? यहाँ तक की बातें समझ आई? क्लियर है? अभी आज जो है वो अपन इतना ही करेंगे, जो सीजनल वेरिएशन है वो कल अपन नोट्स के साथ ही करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़े से जो मेथड है वो लेंदी है, तो उसमें नोट्स अभी कंप्लीट तैयार हुए नहीं इस चैप्टर के, तो कल तैयार हो जाएंगे तो उसके साथ जो है वो उनको करेंगे। क्लियर है? बाकी प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन हो गए हैं क्या? आपने एग्जाम वाले क्वेश्चन देखे हैं क्या भाई? हो रहे हैं, बराबर बन रहे हैं भाई? नोट्स को बार बार कंटिन्यूस रिवीजन करते रहिएगा ना।
हाँ, एक शायद संडे वाला ही था। हाँ, लीप ईयर वाला। ये इसका इनका फेवरेट क्वेश्चन, यही कंटिन्यूस यही पूछते हैं। 2014 वाले में भी यही था और उससे पहले भी यही था। बाकी भाई कोई डाउट है तो पूछते रहिएगा, मस्त होके पढ़ाई कीजिएगा ना, कोई चिंता विंता हम नहीं करे, आराम से। हाँ, लीप ईयर ये सेम ही क्वेश्चन उन्होंने 2014 वाले में भी पूछा था, और यही सेम 2/7 वाला, और ये सेम ही उन्होंने जो है वो उससे पढ़ा था। नोट्स जो है वो उनको बार बार रिवीजन करते रहिएगा ना, इनको कंटिन्यूअस जो वो करते रहिएगा। भाई एमसीक्यू के लिए अभी मुझे नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, बाकी अब 17 तारीख से मॉर्निंग में करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा कोर्स जल्दी करवा के 15 जून तक कोर्स कंप्लीट करके फिर जो अपन इसी में लगेंगे एमसीक्यू के अंदर ही। फिर उसके बाद में जो है इस पे लगेंगे, तब तक आप इन नोट्स को जो वो अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। नोट्स में टाइम ज़्यादा लगने का दो कारण है, एक तो क्या होता है पहले चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना पड़ता है कि भाई कोई पॉइंट छूटे नहीं, तो उसके हिसाब से बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। फिर जो है उसको वापस किस तरीके से शॉर्ट किया जाए ताकि कम वर्ड के अंदर और कम समय में वापस स्टूडेंट उससे क्या कर पाएगा, समझ पाएगा और उसको वापस पूरा कवर कर पाएगा। तो दो पैरेलल कंडीशन रह जाती है, एक तो कि कुछ भी छूटे नहीं, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं हो जाएगी नोट्स जो है वो, उससे स्टूडेंट को बुक ज़्यादा ठीक लगेगी, इससे तो बुक ही पढ़ लें। इस तरीके से होगी भाई उसको एक चैप्टर को 5-10 मिनट के अंदर रिवीजन कर लिया जाए। क्योंकि मेन चीज़ एग्जाम के अंदर, एग्जाम से पहले वाले दिन अगर आपका रिवीजन, इसलिए फाइनल में भी काम करता था, और हर कहीं पे भी जब भी सिलेबस लेंदी होता है वहाँ पर एक ही चीज़ काम करती है कि अगर एग्जाम से पहले वाले दिन आप पूरा रिवीजन कर पा रहे हो ना, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम से पहले वाले दिन सारी जो चैप्टर है वो, अगर आप उनको रिवीजन करने की पोजीशन में हो कि भाई आप उनको पूरा रिवीजन कर सकते हो, तो उस केस के अंदर आप जो है उस कोई भी दिक्कत उस एग्जाम के अंदर नहीं आएगी। तो अभी क्योंकि एमसीक्यू में नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसका जो है वो आप उसकी बजाय थर्ड पेपर और इनके रिवीजन पे ज़्यादा टाइम लगाएं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा 15 तारीख, उसके बाद में मैं जो वो, फिर मेरे पास एक ही काम बचेगा एमसीक्यू वाला ही, तो मैं पूरा 100% इस पे लग के जो वो करेंगे ना। तो भाई नोट्स का जो कंटिन्यूस रिवीजन करते रहिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको कंटिन्यूस रिवीजन करना है ना। और मॉर्निंग वाले टाइम में क्या एक थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाएगा मेरे को पर्सनली कि भाई फिर जैसे 10 बजे या 11 बजे क्लास कंप्लीट होती है, फिर मेरे पास पूरा टाइम हो जाता है। नहीं तो क्या है, अब ये 6 बजे के बाद का टाइम जो है, ये कोशिश करते हैं लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम ये वेस्ट ही होता है। नहीं तो फिर वो कंटिन्यू में मिलता है तो टाइम फिर उसका अच्छे से यूज हो पाएगा। क्लियर है भाई, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और कोई डाउट है तो भेजते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेंगे, सबके छुट्टियां होगी तो वो फिर आराम से रख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें ना।